तो अभी तक हमने जितने भी देखे वो है विलियम बेंटिक तक देख लिया है, ठीक है, वहाँ से ही शुरू करते हैं। उसके बाद से लॉर्ड ऑकलैंड आता है 1836 से लेके 1842 के बीच में गवर्नर जनरल। तो बहुत ही मोनोटोनस टॉपिक हो जाता है, बट यू आर सपोज टू रिमेंबर, ठीक है, रट्टा मारना पड़ेगा क्योंकि एक दो प्रश्न आते रहते हैं गवर्नर जनरल से। आई कांट हेल्प इट, इससे ज़्यादा मैं हेल्प नहीं कर सकता आपकी। उबासी लेनी है तो ले लो, बड़ी बड़ी ब्रह्मांड दिखता रहता है, मुझे दिखा नहीं है, ब्रह्मांड दिखेगा तो साक्षात दंडवत कर दूंगा आप लोग। यू नो द स्टोरी ऑफ ब्रह्मांड? नहीं पता? उबासी लेते हो ब्रह्मांड की स्टोरी नहीं? कृष्ण वाली, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट अफगान वॉर 1836 से लेके 1842 के बीच में, ये अफगानिस्तान को लेके थोड़ी बहुत फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाने की कोशिश करेंगे ऑकलैंड। ओके, ऑकलैंड अफगानिस्तान डबल है, याद रखिएगा तो इजीली याद रहेगा। इसके बाद अफगानिस्तान को जो अच्छी तरह से उसके ऊपर जो विक्ट्री पाने की कोशिश करेंगे वो है लॉर्ड लिटन। और लॉर्ड लिटन तो मैंने बताया बड़े ही खुराफाती गवर्नर जनरल हुआ था, ओके, वाइसरॉय हुआ था। वो 1870s में आता है। 1858 के बाद जितने भी वाइसरॉयज को देखेंगे, थोड़े बहुत देखेंगे, उसमें सब नहीं देखेंगे, बट ये 1858 के पहले वाले गवर्नर जनरल से इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। ओके, इसके बाद लॉर्ड एडनबरो, ही एंडेड द अफगान वॉर, आल्सो वाज रिस्पांसिबल फॉर द एनेक्सेशन ऑफ सिंध। जो सिंध नाम का प्रदेश है उसको भी एनेक्स किया इन्होंने। फाइनली इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग जाते हैं। लॉर्ड हार्डिंग आपके जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो आपका 1845-46 में हुआ था उसको ये कंक्लूड करेंगे, और ट्रीटी ऑफ लाहौर के पीछे भी ये रिस्पॉन्सिबल थे। ओके, सो कंटिन्यूसली आपको जितने भी गवर्नर जनरल्स आते रहेंगे उनके ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं। हु वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेपरेशन ऑफ सर, कौन था? इतना अभी 5 मिनट मैंने फोटो भी दिखाया। यू गाइस आर टेकिंग सो मच ऑफ टाइम, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ध्यान नहीं था। ओके, जनरल हेनरी पेंडर, पता नहीं, मैंने भी नाम नहीं सुना ये सब, स्लीमैन का ही ये डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, बट ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसके लिए मैंने ये थगवर्क वाला क्वेश्चन डाला है, ठीक है, वो आपको जो पढ़ाया है, वरना मैं पढ़ाता नहीं ये सब चीजें। ओके, सो हु ऑफ द फॉलोइंग रिस्पांसिबल फॉर सप्रेशन ऑफ ठग? ओके, सेकेंडली कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Warren Hastings was the first Governor General who established a regular police force in India on the British pattern. Was it Warren Hastings? No. Who was that? Cornwallis? A Supreme Court was established at Calcutta by a Regulating Act of 1773. Yes. Yes. The IPC came into effect in the year 1860. Yes. ये भी मैंने आपको 2-3 क्लासेस के अंदर वर्बली बताया हुआ है. Okay. So, which is the right alternative? Okay, this one's wrong. This one's right. This one's right. So, the right option is C. Okay. 2004 के अंदर यूपीएससी ने प्रश्न क्या पूछा है? देखो, ये वॉर वाला प्रश्न पूछा, और ये टाइम के साथ भी पूछ लिया। कभी कभी तो गवर्नर के साथ पूछता है, ये और जज्बाती हो गया था उसने। एग्जामिनर जो भी पेपर सेटर होगा उसको थोड़ी मजा आती होगी, तो बच्चों को और परेशान करो, क्योंकि आजकल ऐसा है कि दे आर नॉट आस्किंग द डेट्स आर मेंशन्ड इन क्वेश्चन इटसेल्फ, बट यूपीएससी का नाम है अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। ओके, so they will try to change the pattern every other year. If you see the trend and nature of questions, fact based, concept based, सब बेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। So important यही है कि you should be able to answer each and every question. Which of them are correctly matched? कौन से है बताइए। आपने किसी ने भी ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने हर एक के अंदर डेट्स ऑलमोस्ट डाली थी, हर एक वॉर के अंदर डाली। करेक्टली में ही पूछा है कल। देखो, दी राइट ऑप्शन इज 2 and 3। अब देखिएगा कि डेट्स के साथ थोड़ा बहुत। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ? अभी पहले की स्लाइड्स में मैंने बताया आपको, 1775 से लेकर 1782 के बीच। फर्स्ट ऑप्शन इज नेगेटेड आउट। एंड जो आपका सेकंड सिख वॉर हुआ वो 1848 से लेकर 1849। The first Sikh war took place between 1845 to 1846. Okay, so the right option is Anglo-Burmese war। मैंने अभी बताया ना आपको, Treaty of Yandabu। Okay, उसके बारे में तो चर्चा कर रहे थे हम लोग।
एंड द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से लेके 1792, ये भी है। कॉर्नवालिस इसके साथ भी जुड़े हुए थे। ओके, सो टीपू सुल्तान के साथ सब्सिडरी अलाई करने के लिए इन्होंने ही न्योता दिया था टीपू को। और टीपू का तो मानना यही था कि रेदर देन लिविंग योर होल लाइफ एज अ शिप, यू शुड लिव योर लाइफ वन डे लाइफ एज अ लॉयन, शेर की तरह जीना चाहिए। तो इसके कारण ही इसके पूरा का पूरा मुद्दा आता रहता है। ओके, इसके बाद जो गवर्नर जनरल आए, इनका नाम है लॉर्ड डेलहाउसी। 1848 से लेके 1856 के बीच में इनका यहाँ पे भारत के अंदर आगमन होता है और काफी अच्छा खासा इन्होंने कामकाज किया है भारत को लेके। इनके बारे में हम लोग थोड़ा और गहन से चर्चा करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और इसको लेके यूपीएससी ने एक दो बार जज्बाती भी हुआ था, तो वो भी देख लिया। जनरली डेलहाउसी इज रिमेम्बर्ड फॉर हिज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। उसकी जो विलय की नीति है उसको लेके उसको काफी याद किया जाता है। He was the one who was responsible for the annexation of पंजाब। मैंने आपको पिछले क्लासेस के अंदर बताया कि इसके पहले के जो गवर्नर जनरल से वो ट्रीटीज किया करते थे, लड़ाई करने के बाद भी सब्सिडरी अलाई बनाते थे। तो डेलहाउसी ने आके बोला अब नो मोर सब्सिडरी अलाई, अब तुम डायरेक्टली ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बन जाओगे। सेकेंड बर्मीज वॉर एंड द एनेक्सेशन ऑफ लोअर बर्मा। पहला बर्मीज वॉर तो मैंने बताया ना, यांडाबू वाला, अमहेश वाला, ठीक है। तो सेकेंड वॉज दिस गाय। इसके साथ साथ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, खालसा सिद्धांत या खालसा नीति, चूक के सिद्धांत के दौरान भी इसको याद किया जाता है। एनेक्सेशन ऑफ अवध 1856। इसके साथ साथ डोमेस्टिक रिफॉर्म्स के लिए भी इसको थोड़ा बहुत जाना जाता है और ये डोमेस्टिक रिफॉर्म्स के लिए ही हम लोग आज चर्चा करेंगे। भारत के अंदर रेलवेज, टेलीग्राफ, पोस्टल रिफॉर्म्स, एजुकेशन, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, आप जो भी बोलोगे ना, सबकी सब इंक्लूडिंग एजुकेशन, ऑल दिस आर गिफ्ट्स बाय द लॉर्ड डेलहाउसी। आधुनिक भारत का निर्माता क्यों कहते हैं, हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। यहाँ से यूपीएससी ने 10 नंबर के अंदर पूछा था दैट डेलहाउसी इज नोन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। हम लोग इसको थोड़ा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के अंदर जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि डेलहाउसी को आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है वो है कि डेलहाउसी केम टू इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम, 1848 से लेके 1856 तक यहाँ पे भारत के अंदर आता है। लेटर ऑन ही इज ऑल्सो एट्रीब्यूटेड एज द यंगेस्ट गवर्नर जनरल, बहुत ही कम उम्र के अंदर भारत में आता है। और मैंने बताया कि ये यूथ वाले फेज के अंदर होते तो बहुत ही गर्म खून था इनका, तो इनको लगा कि कुछ भी हो जाए हम लोग ब्रिटिश साम्राज्य के भारत के अंदर हम लोग विस्तार करके ही रहेंगे। एज अ रिजल्ट ही स्टार्टेड हिज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। व्हेन ही केम टू इंडिया ही वाज श्योर अबाउट वन थिंग कि मुझे जितना हो सके उतना ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना है, आई हैव टू एक्सपांड। वन ऑफ द रीजन वाज द ब्रिटिश ट्रेड। बाय 1840s द ब्रिटिश पावर हैड ऑलरेडी कंसोलिडेटेड इन इंडिया। यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य का अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो गया और इसके कारण सब्सिडरी अलाई भी बना दिए थे बहुत सारे स्टेट्स को, तो उनका तिकड़म चलता रहता था, इनका तिकड़म चलता रहता था। बट व्हाट हैपेंड कि द ब्रिटिश ट्रेड वाज नॉट गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ लाइक नो डिमांड एंड उसके कारण उनको फायदा नहीं हो रहा था अंग्रेजों। एंड डेलहाउसी रियलाइज वन थिंग कि अंग्रेजों का जो ट्रेडिंग के अंदर जो लॉस जा रहा है उसके पीछे जो कारण है वो है ये स्टेट्स। भारत के अंदर जितने भी रियासतें थी जो सब्सिडरी अलाई भी थे, उनके साथ साथ जो कोई न कोई ट्रीटीज की थी, इसके लिए उसको लगा कि कुछ भी हो जाए मुझे ये सब स्टेट्स को अनेक्स कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे व्यापार को नुकसान ये राज्यों के कारण हो रहा है। अगर राज्य नहीं रहेंगे तो व्यापार को फायदा होगा क्योंकि हम लोग डायरेक्टली रूल कर देंगे, तो ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। उसी के ही सिद्धांत के तहत डेलहाउसी यहाँ पे पूरा का पूरा शासन चलाता है। सो ही वाज डिटरमाइंड टू एक्सटेंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एज लार्ज एज द एरिया इज पॉसिबल। एंड मुद्दा था क्यों, व्हाई, व्हाट वाज द रीजन। ओके, द ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स वाज सफरिंग लॉसेस ड्यू टू द मेल एडमिनिस्ट्रेशन बाय द नेटिव रूलर्स। यहाँ के जितने भी राजा थे वो अच्छा शासन नहीं चला रहे थे, इसके कारण ब्रिटिश के एक्सपोर्ट्स को नुकसान हो रहा था। हेंस ही थॉट ऑफ एनेक्सिंग और कंट्रोलिंग द स्टेट्स सो दैट द ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स कैन गेट गुड मार्केट। एक अंग्रेजों को अच्छा खासा मार्केट बाजार मिल जाए, जिसके कारण ये पूरा का पूरा तिकड़म रच पाए। मुद्दा यहाँ पे हो रहा था कि एज अ रिजल्ट ही केम अप विद द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, बट यहाँ पे पोस्ट दी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन ही कंप्लीटेड द मैप ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। यहाँ पे जो पूरा का पूरा जो नक्शा बनाया गया है ब्रिटिश साम्राज्य का भारत के अंदर वो भी बनाया। मुद्दा यहाँ पे अटक रहा था कि ये एनेक्सेशन कैसे किया जाएगा, हाउ टू एनेक्स द स्टेट्स, हाउ विल यू ट्राई टू एनेक्स द स्टेट्स। इसके पीछे ये पूरा का पूरा तिकड़म रचेगा जिसको आप कहते हो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड एनेक्सेशन थ्रू वॉर्स।
This was the map which was consolidated and completed by Dalhousie. Somewhat ऐसा हुआ करता था, डायरेक्टली ऐसा नहीं था, ऐसा मत मानिएगा, बट मेजोरिटी ऑफ द प्रिंसेस स्टेट्स वर समवेयर हियर, और वहाँ पे बाकी सारे जितने भी एरियाज थे वो सब एरियाज के अंदर आपको पूरा का पूरा जो ब्रिटिश इंडिया है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद ये मैप करीबन 1947 तक ऐसा का ऐसा ही रहता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद इनको पता चलता है कि हमने ज्यादा ही कुछ स्टेट्स को एनेक्स कर दिया, एंड ड्यू टू दिस मोर एनेक्सेशन द स्टेट्स रिवोल्टेड, और वही के वही राज्य के जितने भी राजा होते हैं जो 1857 के जो विद्रोह के अंदर भाग लेंगे, उसके पीछे डलहौजी की एनेक्सेशन पॉलिसी भी जिम्मेदार ठहराई जाती है। ओके, सो यहाँ पे मुद्दा हो रहा था कि हाउ टू एनेक्स द स्टेट्स, राज्यों को किस तरह से एनेक्स किया जाए। सो डलहौजी केम अप विद अ टू वे एनेक्सेशन पॉलिसी। फर्स्ट वाज एनेक्सेशन थ्रू वॉर्स, डायरेक्टली लड़ाई कर दो, लड़ाई करने के बाद वो स्टेट्स का विलय कर दो। साथों साथ जो जो स्टेट्स के साथ लड़ाई नहीं कर रहे उनके साथ पॉलिसी अपनाओ, और वो पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या आपकी खालसा नीति। ओके, सो हमने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या खालसा नीति इसके पहले भी देख ली है कि ब्रिटिश इंडियन कन्क्वेस्ट के अंदर किस तरह से इन्होंने उसको अप्लाई किया। विल ट्राई टू सी वन मोर टाइम, उसको थोड़ा और डिटेल में जाके देखने की कोशिश करेंगे। ओके, अब आप देखिए कि एनेक्सेशन ऑफ वॉर्स किस तरह से लड़ाई के बाद इन्होंने पूरे के पूरे एनेक्स किए। पंजाब को मैंने बताया 1848-49 डायरेक्टली एनेक्स कर दिया जाता है। इसके साथ साथ सिक्किम नाम का जो नीचे का जो लोअर सिक्किम का जो प्रोविंस था उसको भी 1850s में एनेक्स कर देता है। लोअर बर्मा या पेगू जिसे हम लोग कहते हैं उसको भी डायरेक्टली ये 1852 के आसपास तक एनेक्स कर देगा। सो 1826 मैंने आपको बताया जो यांडाबू, वहां से ये पूरा का पूरा जो तिकड़म आगे चलाता है, तो लोअर बर्मा का जो लोअर पोर्शन था उसको भी ये एनेक्स कर देगा 1850 तक। तो 3 से 4 युद्ध किए थे इसने मेजर, और वो मेजर युद्ध के बाद जो एरिया के ऊपर कंट्रोल आया उसने डायरेक्टली ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस को मर्ज कर दिया। ठीक है, तो दिस वाज द काइंड ऑफ मैप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड डलहौजी, तो यहाँ ज्यादा क्लियर दिखता नहीं है। सेकेंडली ही ऑल्सो केम अप विद द कंसेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, चूक के सिद्धांत या खालसा नीति का भी ये पूरा का पूरा देन। ओके, इन केस ऑफ अ डिपेंडेंट रूलर डाइड विदाउट अ नेचुरल हेयर टू सक्सीड हिम, हिज स्टेट वुड बी एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश टेरिटरी। अगर आपके राज्य का राजा अगर कोई उसके वंशज के बिना मारा जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अंग्रेज वो पूरे के पूरे स्टेट को, वो जो पूरे का पूरा जो राज्य है उसका विलय कर देंगे। मुद्दा मैंने ये भी बताया था कि दिस डॉक्ट्रिन वाज इन कोएग्जिस्टेंस बिफोर द लॉर्ड डलहौजी। 1834 के अंदर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इस तरह का प्रपोजल लेके आए थे, बट इन्होंने बताया था कि दैट the adoption of son by a native ruler was generally considered and recognized by the company, and Dalhousie later on refuses. जब डलहौजी 1848 के आसपास जब पावर के अंदर आएगा तो बोलेगा कि कंपनी इसके पहले भले एक्सेप्ट करती होगी कि आपने अडॉप्ट कर दिया अगर आपके पास कोई संतान नहीं है, आप राजा मरते जा रहे हो तो, बट डलहौजी मना कर देगा कि मैं आपको अलाउ नहीं करूँ। अब आप देखिए कि दिस वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हमने पहले के क्लासेस के अंदर भी चर्चा की थी इसको लेके। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के पीछे ऐसा है कि मैंने आपको बताया कि यहां लिखा गया है डिपेंडेंट स्टेट। सो एट दैट टाइम इन इंडिया देयर वर 3 काइंड ऑफ स्टेट्स व्हिच यूज्ड टू एग्जिस्ट। किन किन राज्यों के ऊपर ये पूरा का पूरा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अप्लाई किया जाता। सो 3 कैटेगरीज ऑफ स्टेट्स यूज्ड टू एग्जिस्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डलहौजी। एक ऐसे हुआ करते थे जो प्रिंसली स्टेट्स थे। दिस प्रिंसली स्टेट्स डिड नॉट पेड एनी ट्रिब्यूट नॉर एक्सेप्टेड द ब्रिटिश पैरामाउंसी। ये ऐसे राज्य थे जो ब्रिटिशर्स को कोई तरह की आपकी जो वित्तीय सहाय नहीं करते थे या उनको कंट्रीब्यूट नहीं करते थे, ना ही मानते थे कि भाई हम लोग ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अलग थे, ब्रिटिश एम्पायर से अलग रहने की कंटिन्यूअसली कोशिश कर रहे थे। सो दे वर काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट एंड ऑन दिस स्टेट्स द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वर नेवर अप्लाइड। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिश साम्राज्य के भागी नहीं थे। सो दे वर कंटिन्यूअसली इन फाइट विद द ब्रिटिश एम्पायर। यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ऐसे ही स्टेट्स के ऊपर अप्लाई किया जाता था जो एक पपेट की तौर पे काम करे, और वो पपेट वाले स्टेट थे प्रिंसली स्टेट्स नंबर 2 and 3। ठीक है, सो डलहौजी's डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एनी रूलर हु डाइड हु डिड नॉट हैव अ नेचुरल हेयर टू थ्रोन वुड हैव टू फॉरफिट द राइट ऑफ फॉर हिज फ्यूचर जनरेशन, लेड टू द एनेक्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ लाइक सतारा, नागपुर, झांसी, संबलपुर, उदयपुर एंड भगत। जैतपुर भी था एक स्टेट। ओके, इंपॉर्टेंटली मैंने बताया कि 3 कैटेगरी के स्टेट्स हुआ करते थे। पहला कैटेगरी का स्टेट जो मैंने बताया वो भी प्रिंसली स्टेट था, दूसरा कैटेगरी का स्टेट भी था वो भी प्रिंसली स्टेट था। दिस स्टेट्स पेड ट्रिब्यूट एंड एक्सेप्टेड द ब्रिटिश पैरामाउंसी। यहाँ पे अंग्रेजों के अधीन ही रहने वाले ये राज्य थे,
ये जितनी भी रियासतें थी, ये जो राजा थे वो अंग्रेजों के अधीन रहने वाले लोग थे। हेंस दे वर कॉल्ड एज प्रोटेक्टेड अलाइज। आपके जो लगान के राजा जी थे, ही वॉज वन सच पर्सन हु यूज्ड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश। ही वॉज ऑल्सो द प्रोटेक्टेड अलाइज। उसकी खुद की तो आर्मी हुआ नहीं करती थी, सब्सिडरी अलाइज ऐसे थे ना ये लोग। सो एज ए रिजल्ट यू सी कि जब इन लोग को, आपको अगर आपका कोई संतान नहीं हो रहा और आपको किसी को अडॉप्ट लेना है तो यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द कंपनी। यहाँ पे जो शासन करने वाली जो सत्ता होगी उससे आपको परमिशन लेना पड़ेगा। लेटर ऑन एक तीसरा कैटेगरी का भी स्टेट था, इनके जो राजा थे दे वर इंस्टॉल्ड बाय द ब्रिटिशर्स इटसेल्फ। जैसे वडियार वंश मैंने आपको बताया, या मैंने आपको बताया कि मराठास को लेके हुआ था। जब आपका तीसरा मराठा वॉर खत्म होता है, उसके बाद जो सतारा के अंदर जो भोसले वंश जिसकी शुरुआत की थी मराठा डायनेस्टी ने, वो उसका एक राजा को बिठा के, एक बच्चे को बिठा के उसको राजा बना दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, और सतारा नाम की जगह के आसपास उसको एक छोटा सा राज्य दे दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक ऐसे कैटेगरी के स्टेट भी हुआ करते थे जिनके रूलर्स वो ब्रिटिशर्स के द्वारा ही प्लेस किया जाते थे, वो पपेट की तौर पे रहते थे। ओके, एंड दे वर कॉल्ड एज डिपेंडेंट स्टेट, क्योंकि इनको हर एक चीज के ऊपर अंग्रेजों के ऊपर डिपेंड रहते। आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो था, ये दोनों की दोनों कैटेगरी के स्टेट से उसके ऊपर लागू किया। तो चूक के सिद्धांत के अंदर जो स्टेट्स जो ब्रिटिश पैरामाउंट को एक्सेप्ट नहीं करते थे उनके ऊपर कभी अप्लाई होते ही नहीं थे। द स्टेट्स विच वर द पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, उनके ऊपर ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स डलहौजी ने पूरा का पूरा इम्पोज किया। और इसी के दौरान मैंने आपको बताया सतारा, नागपुर, झांसी, भगत, उदयपुर, जयपुर जैसे राज्य थे, और इसके ऊपर एक प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था पिछले क्लासेस के अंदर। ओके, कि किसको पहले किया और किसको बाद में किया। मैंने बताया कि द ब्रिटिशर्स आल्सो बिलीव इन टू रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ के अंदर ये बोला जाता है कि विधि के अंदर लिखा है उसका हम लोग पालन करेंगे। When the Dalhousie tried to annex the states of उदयपुर एंड भगत illegally, तो वो वहां की जो जुडिशियल अथॉरिटी उसके पास जाते हैं और डलहौजी के डिसीजन को ओवर पावर कर दिया गया था, ओवरटर्न कर दिया गया था ब्रिटिश अथॉरिटी के द्वारा। ओके, तो एक ब्रिटिश रूल का एक ये एस्पेक्ट भी आपको देखने को मिलता रहेगा। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है, लॉर्ड डलहौजी का पूरे चक्कर हुआ करते। मुद्दा आपको पहला समझ में आ रहा है कि ही कंप्लीटेड एंड कंसोलिडेटेड द मैप ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसने भारत का जो नक्शा बनाया है उसके कारण उसको आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट आपके जवाब। और वो नक्शा कैसे बनाया? वो नक्शा उसने युद्ध करके बनाया, और युद्ध के साथ साथ जो उसकी जो नीति थी जिसे हम लोग कहते हैं खालसा नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। ओके, so the first point of your answer, he completed and consolidated the map of British India. इसके लिए उसको आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं। दूसरा जो मुद्दा, उसको आधुनिक भारत का निर्माता क्यों कहते हैं, उसके पीछे है उसके रिफॉर्म्स। उसने बहुत सारे सुधारे लाने की कोशिश की। ही ट्राइड टू चेंज द इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, और वही इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी उसको याद किया जाता है। पहला जो रिफॉर्म था डलहौजी का वो था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी, जैसे हमने इसके पहले के गवर्नर जनरल्स को देखा, कॉर्नवालिस को देखा, हेस्टिंग्स को देखा, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रिफॉर्म्स लाएंगे। डलहौजी भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करेंगे। बंगाल वॉज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। बंगाल एट दैट टाइम यूज्ड टू एनकम्पास द एरियाज ऑफ असम, बिहार, सम पोर्शंस ऑफ अवध, सम पोर्शंस ऑफ उड़ीसा एज वेल। सो इतना बड़ा राज्य था। इसके साथ साथ डलहौजी जब यहाँ पे आता है तो उसको पूरे भारत के ऊपर भी ध्यान रखना था। सो ही ट्राइड टू डिसेंट्रलाइज हिज ओन पावर। वो गवर्नर जनरल तो था भारत का, बंगाल का, बट लेटर ऑन जब उसको लगा कि बंगाल के लिए मुझे अलग से एक सत्ता चाहिए, तो उसके लिए एक अलग से एक ऑफिस क्रिएट करेगा जिसे कहते हैं आप लेफ्टिनेंट गवर्नर। सो इम्पोर्टेंटली एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो अपने ही पावर को थोड़ा बहुत लूज करने की कोशिश करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर बंगाल का चार्ज दे देगा। ही विल बी रूलिंग ओवर बंगाल एज वेल एज सम पोर्शंस ऑफ इंडिया, बट एक नई पोस्ट बनाने की कोशिश करेगा। लेटर ऑन ही ऑल्सो ट्राइज टू एक्वायर, व्हेन ही ट्राइड टू एक्वायर न्यू टेरिटरी, उसके ऊपर वो सेंट्रलाइजेशन की पूरी कंट्रोल रखेगा। आप नई टेरिटरी को एक्वायर कर रहे हो, से फॉर एग्जाम्पल आपने बर्मा को एनेक्स कर दिया, आपने सिक्किम को एनेक्स कर दिया, आपने कोई नए स्टेट्स को, छोटे स्टेट्स को एनेक्स कर रहे हो, वो जितनी भी नई टेरिटरीज होगी उसके ऊपर सेंट्रलाइज कंट्रोल करेगा। गवर्नर जनरल सबसे टॉप के ऊपर होगा
और उसके नीचे एक नई पोस्ट बनाएगा जिसे आप कहते हो कमिश्नर, और ये कमिश्नर फाइनली आपकी टेरिटरी के ऊपर रूल करेगा। मॉडर्न डे इंडिया के अंदर आपको ऐसी गवर्नेंस सिस्टम देखने को मिलेगी यूनियन टेरिटरीज के अंदर, where the president is on the top and the president will appoint someone called as administrators or the lieutenant governors. Union territories के अंदर है कि नहीं है ऐसा? The same kind of system exists. The name is different, but the character of the political system still remains the same. So Dalhousie की ये पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी कि जो नए नए एरियाज को ये कैप्चर कर रहा था, वो नए एरियाज को एक कमिश्नर नाम की जो पोस्ट थी उसके अंदर उसने रख दिया, so that he can maintain direct control over the territories. आज के आधुनिक भारत के अंदर भी ऐसी ही आपको सिस्टम देखने को मिलती है, यूनियन टेरिटरीज के अंदर जनरली देखने को मिलेगी। हमने पौंडीचेरी बाद में फ्रेंच से लिया, तो वहां पे हमने एक अलग से एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट बना दी। हमारे दीव दमन गोवा जितने भी थे, चलो गोवा को तो स्टेटहुड मिल गया, दीव एंड दमन आर स्टिल अंडर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। लेटर ऑन दिस टेरिटरी इज गवर्न डायरेक्टली फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उस टाइम के प्रेसिडेंट के इक्विवेलेंट जो गवर्नर जनरल थे, उनके अंदर पूरा का पूरा शासन चलता है। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डलहौजी का सबसे मेन कंट्रीब्यूशन, साथों साथ दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये हम लोग देखते हैं वो है मिलिट्री रिफॉर्म्स। आपकी सेना के अंदर भी ये रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करेगा। ही वॉज द वन हु इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स इनटू द इंडियन आर्मी। भारत के अंदर जो यूरोपियन जितने भी सोल्जर्स थे उसका भी जो बढ़ावा करना है वो भी डलहौजी ने किया। साथों साथ ही वॉज ऑल्सो द वन हु इंक्लूडेड द मार्शियल ट्राइब्स इन द रेजिमेंट्स। आर्मी के अंदर है ना, हमारी मराठा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट। सो ही आइडेंटिफाइड, गुरखा रेजिमेंट है, सो ही आइडेंटिफाइड कि ये मार्शियल ट्राइब्स है, ये आराम से लड़ाई कर पाएगी, ट्रेडिशनली वॉरफेयर के साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी जो इंक्लूजन करना है, उसका भी एक सेटअप करना है गुरखास का एंड उसकी भी शुरुआत जो है वो भी डलहौजी से हुई। सो आधुनिक भारत के अंदर जो हम लोग निर्माता की बात कर रहे हैं, निर्माता के तहत हमने सबसे पहला जो पॉइंट देखा था वो था मैप, आपका पूरा पूरा नक्शा तैयार करना। नक्शा तैयार कर दिया, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नक्शे के अंदर जो भी नए प्रदेश आ रहे थे, वो नए प्रदेशों को किस तरह से एडमिनिस्टर करता है उसके पीछे उसने नई कमिश्नर की पोस्ट बना दी। साथों साथ अपनी आर्मी को भी और स्ट्रेंथन करना था, इसके लिए अपने यूरोपियन सोल्जर्स की प्रेजेंस तो बढ़ाई। साथों साथ इंडिया के अंदर जो भी मार्शियल ट्राइब्स थी, जो पहले के टाइम से जानी जाती है कि ये लोग लड़ाई कर सकते हैं, उनकी भी एक डेफिनेट अलग से एक रेजिमेंट्स बनानी भी शुरुआत डलहौजी के द्वारा होती है। सो सेकंड पॉइंट, मिलिट्री रिफॉर्म्स के अंदर भी डलहौजी को याद किया जाता है। ओके, डिफरेंट सोल्जर्स ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, सबके यूनिफॉर्म भी अलग अलग हुआ करते थे, आप देखते रहिएगा। इसके कारण ही बवाल हो जाती है, हम लोग देखेंगे 1857 का जो विद्रोह था इसको लेके। थर्ड रिफॉर्म वॉज एजुकेशनल रिफॉर्म्स। यहाँ पे शिक्षण को लेके भी डलहौजी को याद किया जाता है। वन ऑफ द फंडामेंटल रिफॉर्म्स डन बाय डलहौजी विथ रिस्पेक्ट टू एजुकेशन वाज कि 1854 का जो चार्ल्स फूड डिस्पैच आया था, उस टाइम के अंदर गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? लॉर्ड डलहौजी। इट चेंज द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। भारत के अंदर जो शिक्षण की जो प्रणाली थी उसको पूरा का पूरी तरह से परिवर्तन किया गया। इट वॉज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया विच वॉज ऑल्सो एट्रीब्यूटेड टू डलहौजी। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूलिंग है ना, एंग्लो वर्नाक्युलर। पहले कैसा था? खाली इंग्लिश एजुकेशन था। फ्रॉम 1835 एक्ट जब आपका जो मकॉले स्पिरिट था, इट वाज फेयरली बेस्ड ऑन इंग्लिश एजुकेशन। बट 1854 का जो चार्ल्स वुड का डिस्पैच आता है, वो फोकस करता है कि भाई प्राइमरी एजुकेशन आपका वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस के अंदर हो, और आपका जो इंग्लिश एजुकेशन होगा वो हायर सेक्शंस के अंदर किया जाएगा। आज की तारीख में भी जनरली हम लोग यही सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। जनरली यही होता है कि टिल द टाइम यू स्टडी इन 12th, जनरली गांव के अंदर और वहां पे यही सिस्टम देखने को मिलती है। एंड व्हेन यू गो टू हायर एजुकेशन, आप इंजीनियरिंग और आप मेडिकल या चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो भी पढ़ोगे वो सब इंग्लिश के अंदर पढ़ते हो, बट जनरली यू स्टार्ट विथ एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूलिंग। ही वाज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 3 कॉलेजेस। वो प्रेसिडेंसी कॉलेजेस थी ना, लंदन यूनिवर्सिटी का जो मॉडल था, चार्ल्स वुड डिस्पैच को याद करिएगा, तो उसके अंदर जो भी चीजें थी वो सब डलहौजी के कारण ही आई गई है या उसके साथ ही रिलेट की जाती है, क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूशन कराने वाला जो इंसान था वो कौन था? वो था लॉर्ड डलहौजी। ओके, फॉलोइंग द मॉडल ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी का जो मॉडल है उसको फॉलो करते करते ये पूरा का पूरा सिस्टम एजुकेशन का लाया गया था। यहाँ पे रुड़की के अंदर आज एक IIT है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज, जो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत की थी वो भी डलहौजी के राज के दौरान। ओके, सो अप टिल दिस टाइम वी हैव सीन द मिलिट्री
administrative, education as well as the political conquest of Dalhousie. Okay. तो चार्ल्स वुड डिस्पैच कौन था? इसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं. 1854 के अंदर चार्ल्स वुड ने लाया था. ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एट दैट टाइम, और ये पूरा का पूरा सिद्धांत लेके आता है. ओके. और रिफॉर्म्स करता है वो है रेलवे का डेवलपमेंट. भारत के अंदर आधुनिक रेलवे का जो शुरुआत होती है वो भी डलहौजी के राज के दौरान. फर्स्ट रेलवे लाइन वाज सेट अप इन 1853 बिटवीन बॉम्बे एंड थाने. ओके. सो फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन मुंबई एंड थाने व्हिच वाज सेट अप इन 1853, वो भी डलहौजी के राज के दौरान हुई थी. ही planned these strategic lines to facilitate the movements of troops and the goods. So इंडिया के अंदर जो उसका जो ऑब्जेक्टिव था, जो गुड्स का ऑब्जेक्टिव था, यहाँ पे ट्रेडिंग अच्छी तरह से हो पाए, साथों साथ यहाँ पे जो पूरा का पूरा ट्रूप मूवमेंट हो पाए. और आप देखिएगा कि ही बिल्ट द रेलवे लाइन इन 1853 और उसके बाद से 3-4 साल में और डेवलप कराने की कोशिश की. तो 1857 का जब रिवॉल्ट होगा तो उसमें यही का यही इंफ्रास्ट्रक्चर काम में भी आएगा, क्योंकि इजी मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स टुक प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द ब्रिटिश आर्मी. और हमारे लोग बेचारे घोड़े पे जाते जाते गिर जाते थे दौड़ते दौड़ते, तो उनको हरा दिया गया, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा. द रेलवेज वर यूज्ड फॉर डिफेंस पर्पस. यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव डिफेंस पर्पस था. एंड दे ऑल्सो मेड इंडिया एज ए नेशन. रेलवेज क्रिएटेड द बेस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. भारत के अंदर राष्ट्रवाद का जो गंगा जमुना की जो फीलिंग बहनी शुरू हुई, उसके पीछे रेलवेज का बहुत महत्व का रोल रहा है. ठीक है, हम लोग देखते हैं रेलवेज को पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के अंदर देखेंगे. ओके. सो दे मेड इंडिया एज ए नेशन. इंडिया को एक नेशन बनाने के पीछे भी रेलवेज का बहुत बड़ा डेवलपमेंट है. 1853. ओके. सो दिस वाज द ईस्ट इंडियन रेलवे. कुछ उसी टाइम के अंदर यहाँ पे फर्स्ट रेलवे का कुछ पिक्चर किसी ने बनाया. ओके. सेकेंडली, ही वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ. इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके ही हम लोग बात करें, आधुनिक भारत के निर्माता क्यों कहते हैं डलहौजी को. उसके अंदर भारत के अंदर जो आपकी जो कम्युनिकेशन की जो सिस्टम है उसकी शुरुआत भी डलहौजी ने की. पहले के टाइम के अंदर इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ और उसके जो बैकग्राउंड के अंदर आप मोर्स कोड कहते हैं, टिक 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 करके टाइप करोगे और 3-4 आपको देखने को मिलेगा. ओके. साइन लैंग्वेज के अंदर. सो इज नोन एज द फादर ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया. एंड by his time he also tried to develop almost 4,000 miles of telegraph line joining Calcutta to Peshawar and Bombay to Madras. ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ साउथ, जहां जहां आपको देखने को मिलेगी टेलीग्राफ लाइंस, वो टेलीग्राफ लाइंस का भी जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट है वो भी डलहौजी ने भारत के अंदर. सो इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ब्रिटिश रूल को कंसोलिडेट करने के बाद उसको जो पूरा का पूरा जो इम्पेटस देना चाहिए वो इम्पेटस डलहौजी ने दिया है भारत के अंदर. अगर ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता या धीरे धीरे होता तो ब्रिटिश रूल को इतना फोर्स नहीं मिल पाता. ओके. फाइनली शायद हमने 2013 के अंदर इसको जय श्री कृष्ण बोल दिया है, इसको मना कर दिया है, खत्म हो गया है. सो पीपल वर सेंडिंग टेलीग्राम टू देमसेल्व्स ओनली. बोले हम आखिरी टेलीग्राम एक दूसरे को भेज देते हैं, आपको तो देखने को नहीं मिलेगा, शायद इंट्रोड्यूस कर दे. तो बहुत ही लॉस कर रहा था ये टेलीग्राम. टेलीग्राफ से ही टेलीग्राम आया. हिंदी मूवीज के अंदर इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. गांव से आदमी जब शहर में जाएगा तो उसको टेलीग्राफ आता है और यूं पढ़ के गिर जाता है उसके हाथ से, क्योंकि लिखा होता है कि कम सुन मदर इल. तो जब गांव में जाएगा अमिताभ बच्चन तो उसको पता चलेगा कि बेचारी मम्मी दी तो चले गए हैं प्रभु लोग. तो टेलीग्राफ का कंट्रीब्यूशन ऐसी छोटी छोटी चीजों के अंदर देखने को मिलता रहेगा. टेलीग्राफ ऑल्सो प्लेड अ मेजर रोल इनटू द सप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857. जैसे रेलवेज ने प्ले किया उसी तरह टेलीग्राफ भी यहाँ पे इजी कम्युनिकेशन हो गया था. और जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसके अंदर भी आप देखोगे कि इट वाज वन ऑफ द मेन हाइलाइट्स ऑफ सैबोटेजिंग द ब्रिटिश अथॉरिटीज इन इंडिया. जहां जहां जब हम लोग ये क्विट इंडिया मूवमेंट और बहुत सारे थोड़ी बहुत वायलेंस बेस्ड मूवमेंट देखेंगे उसके अंदर इसका सबसे पहले नंबर लगेगा. क्यों? क्योंकि इनको ये पता थी कि अगर हम लोग को ट्रूप मूवमेंट को रोकना है, हम लोग को ब्रिटिश अथॉरिटी को आगे आने से रोकना है, तो ये टेलीग्राफ जो एक तरह से दूसरी जगह पे जो मैसेज रिले कर रहा है ना उसकी लाइंस को काट दो. सो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान आपको ये चीज टेलीग्राफ की देखने को मिलती रहेगी. ओके. इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट वो है पोस्टल रिफॉर्म्स. भारत के अंदर जो आधुनिक पोस्टल सिस्टम की शुरुआत है वो भी आपके लॉर्ड डलहौजी ने ही शुरू की थी. ओके. मॉडर्न पोस्टल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू दिस. पोस्ट ऑफिस एक्ट पास करता है 1854 के अंदर. एंड अंडर द पोस्ट ऑफिस एक्ट ही कम्स अप विद अ यूनिफॉर्म रेट पॉलिसी. एक समान आपके जितने भी आपके जो पोस्टेज के दर हो गए वो शुरुआत करेगा.
भारत के अंदर जो पोस्टेज स्टैम्प्स की जो शुरुआत होगी, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न पोस्टेज स्टैम्प वाज आल्सो एट्रिब्यूटेड टू डलहौजी। तो 1 पैसा या 2 पैसा यहाँ से दूसरी जगह पे अगर आपको भेजना है तो 2 पैसा के ऊपर आपको स्टैंप लगाना है और उसके बाद यू कैन इजीली सेंड दिस थिंग। ओके, सो पोस्टेज स्टैम्प सेंटेनरी 1854, 1 अक्टूबर 1954 हमने ये पूरा का पूरा हमने 100 साल सेलिब्रेट भी किया था इंडिया पोस्ट ने कि 100 साल हो गए हैं। ये 100 साल भी आपके लॉर्ड डलहौजी ने ही दिए हैं आपको, तो याद रखिएगा जब किसी को लेटर लिख रहे हो तो ये भाई साहब की बदौलत हमने ये पूरा का पूरा पोस्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वो है पीडब्ल्यूडी। मॉडर्न डे इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे एक बहुत ही मेन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की बॉडी हुआ करती थी। आज तो बहुत सारे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स आ गए हैं जो आपके बड़े बड़े हाईवेज एंड ब्रिजेस और बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए रहते हैं। बट इनिशियली इन 1950s 1960s का जो टाइम है इंडिया के अंदर, या उसके पहले का टाइम था, वहां पे आपको ये चीज देखने को मिलती थी कि वहां पे गवर्नमेंट सब कुछ एग्जीक्यूट करती थी। सो गवर्नमेंट यूज्ड टू एग्जीक्यूट द रोड्स एंड द रेलवेज एंड द हाईवेज, सबका सब सरकारी किया करती थी। तो वहां पे जो डिपार्टमेंट था उसको कहते थे पीडब्ल्यूडी या पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट, R&D भी कहा करते हैं। ओके, सो सेम वे जो पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है उसकी भी नींव डलहौजी ने रखी थी। ओके, तो CPWD है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट आज की तारीख के अंदर। सो ही वाज द वन हु क्रिएटेड एंड सेपरेटेड अ न्यू ऑफिस फॉर पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी के लिए नई ऑफिस का बनाना भी डलहौजी ने किया। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि ही स्टार्टेड स्पेंडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ऑन पब्लिक वर्क्स। जहां जहां ब्रिटिश पब्लिक वर्क्स मतलब ब्रिटिश पब्लिक वर्क्स के लिए, हमारे लोगों के लिए नहीं था। हम लोग बोलते हैं कि रास्ता बनाओ तो नहीं बनाया करते थे, बट उनको अगर जरूरत पड़ गई तो ब्रिज भी बना दिया करते थे रातों रात। ओके, सो लार्ज फंड्स वर टू बी स्पेंट ऑन पब्लिक वर्क्स एंड दे वर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गेंजिस कैनाल। यहाँ कैनाल के अंदर इन्होंने एक कैनाल गंगा के अंदर कैनाल बनाई, बट पीछे कारण यही था कि वहां पे कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था, ना कि हमारे लोगों को क्रॉप के लिए पानी देना। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि यहाँ पे ये अच्छा खासा फर्टाइल एरिया है तो और दूर दूर तक पानी भेजोगे तो फायदा होगा, वहां पे कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर का ज्यादा करोगे। दे ऑल्सो क्रिएट मेड ब्रिजेस, ब्राइड्स हो गया है गलती से, रोड्स। ओके, एंड एग्रीकल्चर के अंदर भी होता रहता है, टाइपिंग एरर होती रहती है कभी कभी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट डलहौजी वो है कमर्शियल रिफॉर्म्स। एग्रीकल्चर के अंदर हमने देखा थोड़ा बहुत, इसके साथ मिलिट्री, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, पोस्टल, टेलीग्राफ, रेलवेज, हर एक जगह के ऊपर आपको डलहौजी देखने को मिलता है। सेम वे कमर्शियल के अंदर की देखने को मिलेगा। ही वॉज द पर्सन हु फॉलोड द फ्री ट्रेड प्रिंसिपल्स एंड ड्यू टू हिज फॉलोइंग ऑफ फ्री ट्रेड प्रिंसिपल्स he opened up the Indian ports. He opened up the Indian ports particularly for world trade and commercial aspect, जहां कलकत्ता, बॉम्बे एंड कराची, ये तीनों के तीनों पोर्ट्स का जो डेवलपमेंट है ना, वो भी डलहौजी ने। क्यों? क्योंकि इंडिया को इसके बाद जब पोर्ट्स को आपने लिंक कर दिया तो उसके बाद इंडिया का ट्रेड जो ग्लोबलाइज इकोनॉमी के साथ पूरा का पूरी तरह से मर्ज हो जाएगा। ओके, सो डलहौजी ने कमर्शियल एरिया के अंदर भी रिफॉर्म्स किए हैं, डलहौजी ने मिलिट्री एरिया के अंदर भी रिफॉर्म्स किए हैं, डलहौजी ने एजुकेशन के अंदर किया है, डलहौजी ने हर एक सेक्टर को टच करने की कोशिश की। एंड ही ऑल्सो क्रिएटेड एंड मेड द इंडियन मैप। ओके, अच्छी तरह से भारत का जो नक्शा बनाया है, जो एक एक करके लड़ाई करने के बाद या आपके चूक के सिद्धांत या खालसा नीति को फॉलो करने के बाद, इसके कारण ही उसको आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं। मुद्दा सबको समझ में आया? वाई डलहौजी इज नोन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न। इतने सेक्टर्स को टच करने वाला कोई भी गवर्नर जनरल नहीं। इसके पहले के हमने जितने भी गवर्नर जनरल्स देखे, उनके अंदर इतना कॉम्प्रिहेंसिव किसी ने भी काम नहीं। डलहौजी वाज, एक पॉइंट आप सोशल के अंदर भी ये भी लिख सकते हैं कि ही वाज द वन हु इंट्रोड्यूस्ड द विडो रीमैरिज एक्ट 1856। सो इंडिया की सोसाइटी को भी टच किया है इसने। ओके, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं अपने नोट्स के अंदर। वो है 1856 का विडो रीमैरिज एक्ट। विधवा अधिनियम का जो पूरा का पूरा जो कानून था, पुनर्विवाह का जो, उसको भी इसने अच्छी तरह से पालन करा है। सो राइट फ्रॉम सोसाइटी टू इकोनॉमी टू पॉलिटिक्स टू मिलिट्री टू एडमिनिस्ट्रेशन टू एजुकेशन टू कॉमर्स, all and each and every aspect of the Indian country, India as a country was touched by Dalhousie. तो एक कंसोलिडेशन की जो शुरुआत हुई थी वो डलहौजी के द्वारा हुई थी, इसके कारण ही उसको आधुनिक भारत का निर्माता। सो वी आर सेइंग इज इन अ ब्रिटिश टर्म और ब्रिटिश सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि उसने भारत में आके आधुनिक भारत का निर्माता, मतलब आप हमारी जो इंप्रेशन होती है वो है देश बनाना, पर देश के पीछे जो बैकग्राउंड का जो होमवर्क किया था वो डलहौजी ने किया था। वो तो हमारे ही लोग थे कि हमने वही टेलीग्राफ का सहारा लिया, हमने वही रेलवेज का सहारा लिया, हमने वही एजुकेशन का सहारा लिया
और उसी का ही बेस बना के अंग्रेजों को हरा दिया, बोले निकलो तुम यहाँ से। दिस वॉज द रियलिटी। 1854 में यहाँ पे ये इंडियन मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत करते हैं। विद इन स्पैन ऑफ 20-30 ईयर्स पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एक के बाद पॉपअप करना शुरू कर देते हैं। वो कैसे पॉपअप होते हैं? इसका कारण यही था कि हम लोग एनलाइटन हो गए थे। अरे यार ये तो अच्छा चीजें हैं, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, सिविल राइट्स, बड़ी बड़ी बातें हो रही है। रेलवेज का सहारा लिया जाता है और रेलवेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी स्प्रेडिंग ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग। भारत के अंदर राष्ट्रवाद की जो गंगा जमुना जो भावनाएं बह रही थी उसके पीछे रेलवेज ने भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ओके, 2007 प्रीलिम्स क्वेश्चन, which one of the following states was removed from power by the British on the pretext of misgovernance? अवध, सिंपल क्वेश्चन। देखो नागपुर, झांसी एंड सतारा मैंने बताया कि वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उनको पूरा का पूरा खत्म किया। अवध के अंदर भी यही था कि अवध वाज मेड अ सब्सिडरी अलाय, बट उसका जो राजा था वो मजे कर रहा था। तो डलहौजी ने देखा कि ये कुछ ज्यादा ही मजे कर रहा है तो उसको अनेक्स कर देना चाहिए। ये मिस गवर्नेंस का उसने नारा दिया था कि ही वाज एंजॉयिंग ऑन हिज ओन पार्ट, क्योंकि इसके पास कुछ पावर तो बचा नहीं था। जो भी कर रहा था वो ब्रिटिश रेसिडेंट वहां पे राज कर रहा था। सो लेटर ऑन उसका मिस गवर्नेंस का कुछ बेस बना के डलहौजी ने पूरे के पूरे स्टेट को अनेक्स कर दिया। ओके, अवध स्टेट